हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेकेंड एपिसोड फॉर द लॉ अकेडमी। और आज हमारे साथ जो मैम है दैट मैम इज़ शर्मिला मैम। तो पहले तो मैं उनके बारे में कुछ आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जो आज के हमारे गेस्ट है। ओके, तो सबसे पहले तो मैम ने एलएलएम किया है, उन्होंने पीएचडी का भी डिग्री लिया है इन द फील्ड ऑफ लॉ। एंड द सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उनका जो पीएचडी का जो डिग्री था वो उनको एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के थ्रू उनको हैंड ओवर किया गया था। ओके, बिसाइड्स दैट उनको काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं। उन्होंने काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फील्ड में अलग अलग जगह पे काफ़ी सारे हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीआईएल भी फाइल की है, जिसमें से एक इंटरेस्टिंग पीआईएल था एआईबी को लेके। ओके, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो पहले मैम की कुछ आपको मैं बेसिक अचीवमेंट्स बता दूं जो उनको अवार्ड्स मिले हैं। 2022 में ग्लोबल इंस्पिरेशन वुमन अवार्ड भी उनको दिया गया था। देन इन द ईयर 2023 उनको बेस्ट वुमन एकेडमिशियन का भी अवार्ड 2023 में दिया गया था। तो ऐसे तो बहुत सारे उनको अवार्ड्स मिले हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे आज के गेस्ट के साथ ये पॉडकास्ट। सो वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू। ओके, सो अभी जैसे कि आप लॉ प्रोफेसर हो तो मुझे कुछ काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं बिकॉज स्टूडेंट्स को भी जानना होता है कि भाई लॉ की फील्ड क्या है, कैसा है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपने एज अ लॉयर ये प्रोफेशन क्यों चुना और उसके बाद आप प्रोफेसर कैसे बन गए? ओके, सो टू बी ऑनेस्ट, सबसे पहले तो मैं बचपन से चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं। ओके, बचपन से चाहती थी। फिर समहाउ आई फेल्ट नहीं, आई एम नॉट मेड टू बी अ डॉक्टर बिकॉज आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन एंड आई थॉट आई मे नॉट सूट द मेडिकल लाइन एंड देन आई थॉट ऑफ डूइंग लॉ बिकॉज हमेशा से एक जुनून था कि कुछ तो करना है और अलग करना है। और एक बात थी एज अ ह्यूमन बीइंग मुझ में, आई वॉज ऑलवेज विलिंग टू हेल्प पीपल कि मैं कुछ किसी के लिए करूँ, किसी के कुछ काम आ जाऊँ, ये हमेशा से मेरी सोच थी। बट शादी हो गई, आफ्टर माई मैरिज आई हैड अ डॉटर एंड देन आई डिड माई LLB। ओह ओके। सो व्हेन पीपल से कि अटेंड नहीं कर पाते हैं या कैसे करे, घर के काम है, सो आई फील अमेज्ड बिकॉज माई जर्नी हैज़ बीन वेरी डिफरेंट। आफ्टर मैरिज इन अ जॉइंट फैमिली, आफ्टर हैविंग अ डॉटर 1 year old, मैंने लॉ में एडमिशन लिया एंड आई वॉज वेरी हैप्पी that I topped the university. I was one of the merit in my LLB and LLM I was the first topper. तो इतना सब कुछ एक साथ कर रहे थे और टॉपर भी बने आप? जी, बच्ची भी थी, सास ससुर पूरा घर था। एंड आफ्टर LLM I was always willing to practice law. अच्छा। उस वक्त कभी नहीं सोचा था कि मैं टीचिंग में आ जाऊंगी। बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई मेट विथ एन एक्सीडेंट एंड आई वॉज ऑन बेड फॉर 2 months. So that was the time which changed my thought process and I was drawn towards my academics. क्योंकि पढ़ाई की 2 महीना बैठ के और फिर सोचा कि I think I'm more keen towards academics. That's how then I did my NET exam. After that I shifted to Mumbai and here I am for the last 22 years in Mumbai. Okay. तो मतलब जब आपने तो कौन सी एज में आपने LLB स्टार्ट किया? उस वक्त मैं 27 years की थी जब मैंने LLB किया, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी, बच्ची भी थी, 26-27 अराउंड। ओके, क्योंकि मैंने देखा है कि आज भी मैं काफ़ी सारे लॉ स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ जो स्पेशली LLB करते हैं जी। दे हैव मेनी एक्सक्यूजेस फॉर नॉट अटेंडिंग द कॉलेज। अरे जॉब है, ये है, वो है। तो हाँ, तो मतलब आप बहुत अमेजिंग स्टोरी है कि आपने इस एज में स्टार्ट किया और उसमें टॉप भी किया विद सो मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैं सुबह 4 बजे उठ के घर के सारे काम करके 7 AM लेक्चर्स अटेंड करने जाती थी। आई वॉज इन औरंगाबाद एंड वी हैड लेक्चर्स 7:30 to 10:30 MP Law College. Okay. So I used to get up at 4, do my household things, look after my baby and then leave house. So पूरा खाना रेडी टेबल पे रख के मैं जाती थी। अरे बाप रे 4 बजे उठना मतलब ये तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। नहीं, दैट्स अ हैबिट। आई मीन आज भी मैं 5 बजे उठ ही जाती हूँ। आज भी डेली 5 बजे डेली 5 बजे उठती हूँ। अरे ओके, अब जैसे कि ऑडियंस को पता होगा कि नहीं होगा, मैं बता देता हूँ कि मैम ने सबसे ज़्यादा काफ़ी हद तक PIL ज़्यादा फाइल की है जी। तो सबसे पहले तो जनरल पब्लिक को ये बताना है हमको कि PIL होता क्या है, तो आप कुछ उस पर ज़रा ब्रीफ कर सकते
सकते हो तो। जी, PIL का पूरा मीनिंग होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ओके। सो अपने यहाँ एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव रिट पिटिशंस। किसी का जब फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो कोर्ट जाते हैं अपने Okay. फंडामेंटल राइट्स के लिए। बट अगर किसी और का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है इन टर्म्स ऑफ जनरल पब्लिक, अच्छा। तब आप PIL फाइल कर सकते हो। तो पहले तो लोगों को ऐसे लगता था कि पब्लिसिटी के लिए करते हैं, यू नो, इनफैक्ट पीपल से right. पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन, यू नो, मेनी Okay, टाइम्स इट इज सेड सही दैट, बात है। बट इट्स एक्चुअली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। Okay. सो एज आई सेड इन द फर्स्ट रिस्पॉन्स कि मुझे हमेशा से लोगों की मदद करना ये मेरा स्वभाव रह चुका है। और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण स्वभाव है कि मैं गलत नहीं देख सकती। अच्छा। सो व्हेन आई फील समथिंग इज रॉन्ग इन द सोसाइटी, आई वांट टू टेक इट अप टू मेक इट राइट। सो वेदर आई कैन डू इट और नो, आई कैन एटलीस्ट ट्राई। तो वो हिसाब से फिर मैंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मैंने सोचा एक जरिया है Okay. जिसके तहत हम लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। सो वन ऑफ माई फर्स्ट PIL वॉज रादर ऑन फायर मिसहैप्स इन मुंबई। अच्छा। सो आई विल लाइक टू शेयर विथ यू, मुंबई में बहुत सारे फायर इंसिडेंट्स होते थे। Okay. बहुत फायर एक्सीडेंट्स। हाँ। इट वॉज प्रिसाइसली अंधेरी वेस्ट में लोटस पार्क बिल्डिंग है। सो दिस फायर वॉज ऑन द 21st फ्लोर। ओके। And the surprising part was, Mumbai Fire Division did not have snorkels or ladders to climb up to 21st floor. अच्छा। So आप कैसे जाओगे वहाँ पे लोगों को हाँ, बचाने जब correct. आपके पास कोई जरिया ही नहीं है ऊपर Correct. जाने का? And then the next day, the entire media newspaper articles were flooded with this news, and I thought for a moment that how is it possible? We are so developed, we have fire stations, we have fire department. How come they cannot reach the place? Correct, हाँ. How will they save people? So people will die. And then that was the point which made me do research. अच्छा। And the research then took me back to the previous incidents. Okay. और मैं शॉक थी देख के 2009 से 2014 तक so many incidents. Overall in India in those 4 years 22,000 fire incidents. In Mumbai 9,000. ओह। So अच्छा। that was the spark which prompted me to do something. And then what is the something again? Filing a PIL. Okay. So to file a PIL, you don't generally rush to the court. अच्छा। What you do is first you do research on whatever is wrong. क्योंकि पूरी जानकारी के बगैर आप अगर कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट डजंट एंटरटेन यू। करेक्ट। सो यू हैव टू डू लॉट ऑफ रिसर्च। रिसर्च में ये होता है कि कितने एक्सीडेंट्स हुए, क्या यहाँ पे फैसिलिटीज है, क्या पब्लिक तक वो पहुँच रही है, अच्छा। नहीं पहुँच रही है तो हम क्या कर सकते हैं। मतलब काइंड ऑफ आपको डेटा देना पड़ता है कोर्ट के अंदर। एंड रीजंस एंड द लॉ, लाइक व्हाट इज द लॉ। So अच्छा। we very well have a Maharashtra Fire Prevention Act 2006. तो वो लॉ क्या कहता है, वो लॉ के हिसाब से हो रहा है क्या, एग्जीक्यूटिव वो कर रहे हैं क्या, हाँ। यू नो, दैट ऑल यू हैव टू इंस्पेक्ट एंड आफ्टर दैट यू कैन फाइल RTI. Rather you should, to check whether these things are complied. Okay. And then write a detailed representation to the authority. अच्छा। So हमारे इसमें हमने फायर डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंटेशन लिखा दैट दिस इज द इंसिडेंट एंड दीज आर माई क्वेरीज, कैन यू प्लीज अपडेट what is the position, why don't we have snorkels to reach the 21st floor, and if we don't have, what is the BMC doing about it? करेक्ट। As expected, आपको अथॉरिटीज से जवाब तो कभी आता ही नहीं आता ही नहीं है। है। मतलब ये बहुत ज्यादा उम्मीद हो जाएगी कि हमारे शासन से हमें कोई रिप्लाई आ जाए। Correct. आया नहीं, हमने वेट किया, फिर रिमाइंडर भी भेजा, नहीं रिप्लाई आया। Okay. देन देयर इज नो अदर रेमेडी बट टू गो टू द कोर्ट। हाँ। सो दैट इज हाउ देन यू ड्राफ्ट अ PIL विथ एनेक्स्टर्स कि आपने RTI फाइल किया, आपने रिप्रेजेंटेशन फाइल किया और फिर आप कोर्ट के पास आए हो। करेक्ट। एंड देन दैट पर्टिकुलर PIL इज पेंडिंग टिल डेट। टिल डेट। सो 10 साल हो गए हैं हमारी इस PIL को। अरे बाप रे। It was only when Justice Oak was there in 2016 when he asked the respondent, BMC, that you people have not even filed a reply to the petition. आप reply तो करो कि आपके पास क्यों नहीं है लैडर, पैसा तो है, फिर कहाँ गया है। Correct. So then reply was filed, but later on till date it just comes up. There is no concrete decision which has come up. So अच्छा। you know, मेरा उसमें मेन कंसर्न ये था कि मुंबई हम सब जानते हैं एक बहुत बड़ी सिटी है, बहुत ओवर क्राउडेड भी Overcrowded है। है। हर जगह पे आप किसी भी नुक्कड़ पे देखिए जाके, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं उसकी हालत देखिए।
जितने भी फायर इंसिडेंट्स आज तक हुए हैं उनमें से 98% शॉर्ट सर्किट की वजह से हुए हैं। ओह, तो वो अच्छा। ओपन होता है, हाँ। बारिश के सीजन में थोड़ा भी स्पार्कलिंग हुआ तो फायर हो जाता है, बट इससे लोगों की जान जाती है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। सो इन मुंबई एट प्रेजेंट वी नीड 100 फायर स्टेशंस। अच्छा, अभी आप पूछेंगे कितने हैं? कितने हैं? 34 फायर स्टेशंस दैट्स हैं। इट, इतने बड़े सिटी में? वो भी 10 साल बाद। हमने PIL फाइल किया तब 33 थे। ओह। 10 साल में हमारा प्रोग्रेस ये है कि एक एक ही फायर बढ़ा है। स्टेशन इंक्रीज हुआ है। अरे वाह, मतलब इस चीज को शायद कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। नहीं ले रहा है कोई भी सीरियसली, बट आई हैव लॉट ऑफ होप फ्रॉम द जुडिशियरी, बिकॉज अनलेस द कोर्ट पासेस डायरेक्शंस, अनफॉर्चुनेटली हमारी अथॉरिटीज कुछ करती ही नहीं है। ओह, तो जब तक नहीं होगा कुछ नहीं होने वाला आगे। तो ये अब 10 साल मतलब क्यों अटक क्या गया है? कहाँ अटका है ये केस? कैसे या होता है सर कि मैटर तो रीच आता है कोर्ट में। पहली बात तो लिस्ट होने में दिक्कत है। साल में एक आध बार मैटर लिस्ट होता है। लिस्ट होने के बाद अगर आपका सीरियल नंबर 50 के ऊपर है तो वो रीच नहीं होता है। अच्छा। क्योंकि 30-40 पे बोर्ड डिस्चार्ज हो जाता है कोर्ट में। फिर से हम वेट करके है अगली तारीख के लिए। Correct. और अगर सर्कुलेट भी करना हो मैटर तो द कोर्ट आस्क्स व्हाट इज द अर्जेंसी। हाँ, Now, okay. how do you explain the honorable judiciary that Correct. PILs are of course urgent? अर्जेंट मैटर्स। किसी ने कंसर्न लेके वो 10 साल पहले फाइल किया है। तो इनफैक्ट इन फायर PIL नाउ मिस्टर शरद जगतियानी हु इज अ सीनियर काउंसिल, उनको एमिकस क्यूरी अपॉइंट किया है। अच्छा, बट एज ऑफ नाउ वी आर स्टिल मूविंग स्लो ओके। एंड आई स्टिल होप कि कुछ तो अच्छा आप अभी हो भी जाए। उसमें इन्वॉल्व हो और एक्टिवली काम कर रहे हो उसमें? मैं पिटिशनर हूँ। Okay. मैंने ही फाइल तो किया आपको है। ऐसा नहीं लग रहा है अभी 10 साल हो गया, अभी जाने दो, अभी कुछ नहीं होने वाला इस चीज का? नहीं नहीं, ऐसे तो उम्मीद नहीं छोड़ सकते। वो तो सबसे बेसिक क्वालिटी है लॉयर्स की। जो अगर उम्मीद छोड़ेंगे तो केसेस कैसे लड़ेंगे ना। वो बात है, बट 10 साल बहुत ज्यादा ड्यूरेशन हो गया, वो भी एक ऐसी चीज जिसमें मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है ना। आई एग्री, वो तो है, ड्यूरेशन बहुत हो गया है, बट बिकॉज इट इज गेटिंग डिलेड वी कांट गिव अप। गिव अप मैंने सीखा नहीं है तो मैं गिव अप तो नहीं करूंगी। आई स्टिल फॉलो अप। अच्छा, अब ये जो PIL आप फाइल करते हो, आपने अप्रोक्सीमेट कितनी PIL फाइल की होगी अब तक? 12 PILs हो गई है Okay. मेरी। अब ये PIL में जो भी कॉस्ट लग रहा है या जो भी आप एफर्ट डालते हो, जी। जो भी रिसर्च करते हो, वैसे आप एक टाइम डिवोट कर रहे हो अपना, जी वो कॉस्ट सब आपका जा रहा है, जी। तो आपको रिवॉर्ड में क्या मिलेगा? अब ऑनेस्टली बोलो तो मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे एक बहुत प्रो बोनो लॉयर और ऑफिस का सपोर्ट है। एडवोकेट श्याम देवानी, हु इज़ अ वेरी Okay. लीडिंग काउंसिल इन इंडिया, सो ही हैज़ ऑलवेज बीन काइंड इनफ टू टेक अप माई मैटर्स। Okay. तो उनकी हेल्प से ही मैं PILs कर पाती हूँ। और मुझे चार्जेस फीस वो मेरे से लेते नहीं है, बिकॉज अच्छा। ही बिलीव्स दैट आई एम ऑल्सो डूइंग समथिंग फॉर पब्लिक, Correct. सो ही डज दैट प्रो बोनो, बट Okay. वेरी few lawyers do this. Otherwise, you have to shell fees for paying the counsel. करेक्ट। So, because I'm blessed to have his support, I can file my PILs. But yes, the time, as you said, time जाता है, हाँ। क्योंकि रिसर्च हम करते हैं, रिसर्च के बाद उसका ड्राफ्टिंग होता है, ड्राफ्टिंग के बाद फॉलोअप है, तो उतना कंसंट्रेशन उसको देना पड़ता है। करेक्ट। तो जैसे अभी रिसेंटली 2-4 PILs ऑन गोइंग है, अच्छा, तो यू हैव टू गिव योर टाइम। बट अगर आप, जैसे मैं आज लॉ स्टूडेंट्स की मैं बात करूँ, आज सबसे ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट होता है, जैसे मुझे भी काफ़ी लोगों ने आके बोला है, आपको भी काफ़ी लोग आके बोलते होंगे कि हमको कॉर्पोरेट लॉयर बनना है जी। बिकॉज पैसा बहुत मिलता है। अब उनको मैं बोलूँगा ना PIL करो, अच्छा है, तो नो वन इज़ इंटरेस्टेड। तो ये तो ऑब्वियस ही चीज़ है ना कि वो लोग कॉर्पोरेट लॉयर अगर बनना चाहते या सोचते तो वो लोग गलत नहीं है, बिकॉज वॉट एवर वी आर डूइंग राइट नाउ जस्ट टू अर्न मनी। करेक्ट। तो PIL में ऐसा क्या आपको मोटिवेशन है, जैसे आपने बोला कि आपको हेल्प करना है, बट ये आजकल के यूथ में मिसिंग है, बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन, चाहे मैं ले लूँ या कोई भी स्टूडेंट्स ले लो, सब पैसे के पीछे ही भागने वाले हैं। सही तो बात। आगे तो कोई नहीं करेगा ये, तो आपको इतना मोटिवेशन आज भी है उस चीज़ का करने का? हाँ, अब इसमें कैसा है सर, हम ये नहीं बोल सकते कि बच्चे गलत है। पैसा कमाना सबकी नीड है, और आजकल जैसे आपने कहा बच्चों का पैशन भी है टू बी अ कॉर्पोरेट लॉयर। करेक्ट। अब PIL जो है, यू कांट बी अ लॉयर ओनली डूइंग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अच्छा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज अ पार्ट ऑफ योर लॉयरिंग। करेक्ट। सो बेसिकली ऑन अ ब्रॉडर नोट, लिटिगेशन और कॉर्पोरेट दो चॉइसेस होती है लॉ स्टूडेंट्स के लिए, कि आपको लिटिगेशन में जाना है, विच मीन्स आप कोर्ट में प्रैक्टिस करोगे, या आपको कॉर्पोरेट। अब ये जनरेशन को कॉर्पोरेट दे फील इज इजी मनी। हाँ, इट्स नॉट correct, इजी correct. मनी। अच्छा, इट मे बी लॉट ऑफ मनी, बट इट इज हार्ड अर्न मनी।
सो कॉर्पोरेट में भी आपको देर रात तक काम करना होता है, 12, 13, 14 सिटिंग आवर्स होते हैं। Right. मेहनत तो हर जगह है, बट पैसा ज़्यादा मिलता पैसा है। ज़्यादा मिलता है। लिटिगेशन में थोड़ा टाइम लगता है आपको सेटल होके पैसा कमाने में। Okay. अब PIL जो है, इसमें फुल फ्लेज प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, You can do PILs with being a corporate lawyer or being a litigation lawyer. अच्छा, सो PIL के लिए बहुत एसेंशियल चीज़ क्या है कि आप में वो स्पार्क होना चाहिए हाँ। कि मैं कुछ करूँ। अगर मुझे लॉ का थोड़ा भी नॉलेज है, हाउ कैन आई यूज इट फॉर द सोसाइटी? नाउ द प्रॉब्लम विद टुडेज जनरेशन इज दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट देयर ओन फैमिली। हाँ, वो correct, सोसाइटी का हाँ, कब हाँ, सोचेंगे? कब सोचेंगे? See, बच्चे खुद का भी ठीक से नहीं सोच पाते हैं। दे ओनली नो 9 to 5 ऑफिस जाना है, फिर वीकेंड पे पार्टी करनी पार्टी है करनी है। और ये करना है बस। दे डोंट इवन नो व्हाट देयर पेरेंट्स विल डू आफ्टर 10 years. हाँ, हाँ। So you know the thought process has narrowed down. For having a public interest, you need to have a holistic view of life. अच्छा, So मैं क्यों कर पाती हूँ? Because I am a full-time law professor. So मेरी सैलरी मेरी आ रही है from my teaching. करेक्ट, So I don't depend on that. Plus, if I have to even spend for my litigations, I'm ready to do that. करेक्ट, Because I already have a fixed income. Now, if you tell somebody कि भैया अभी तू लॉ पास हो गया है, तू सिर्फ PIL करते तो रहे, वो तो नहीं कर तो उसको क्या मिलेगा ना? करेक्ट, सही बात है। PIL के जो पिटिशनर्स होते हैं, वो ऑलरेडी दूसरों के लिए कुछ करते हैं. Why they will pay you? राइट, So it is a pro bono thing. But करना चाहिए, क्योंकि आपका नॉलेज जो है, देखिए ये जनरेशन तो एज कम्पेयर टू मी दे आर मच इंटेलिजेंट, दे हैव बेटर मीन्स, दे कैन डू बेटर रिसर्च. तो कोई भी चीज़ अगर आपको गलत लगती है, कितना बोलते हैं ना बच्चे, करप्शन है, हाँ, रास्ते पे खड्डे है। है, गाड़ी रोक दिया पैसे खाने के पैसे लिए, खाने के लिए। फिर आप करते क्या हो? मेरा एक ही मानना है कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में क्रिप करते हो, तो उसके बेस तक जाओ, उसके रूट तक जाओ कि ये गलत क्यों है और आप क्या कर सकते हो. राइट, राइट, सो यू शुड नॉट ऑलवेज से अरे सरकार ने ये नहीं किया, जुडिशरी ने वो नहीं किया, ऑफिसर्स ने वो नहीं किया. भैया आपने क्या किया? राइट, यू नो, सो पॉइंट एट तो सिर्फ योरसेल्फ. कंप्लेन करते हैं हम, बाद में उसके लिए कुछ करेंगे नहीं. सो टू पुट इट दिस वे, अब जैसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ RG कर मेडिकल कॉलेज का, करेक्ट, हाँ, कितने लोगों ने रिएक्शंस दिए, कैंडल मार्चेस हुए, सोशल मीडिया पे कितने लोगों ने रिएक्शन दिए. सो आई ऑलवेज से कि इंडियन सोसाइटी में लोग रिएक्ट बहुत करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं. हाँ, ओके, So, because I have spent number of years in United Kingdom, I always equate कि दो सोसाइटी में फ़र्क क्या है. अच्छा, So, वहाँ पे अगर देखा जाए ना, लोग सोच के रिस्पॉन्स देते हैं, यहाँ पे लोग रिएक्शंस देते हैं. अच्छा, और रिएक्शन से कुछ नहीं कुछ होता नहीं है. होता. यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन. सो दैट इज अ मेजर डिफरेंस विच वी नीड टू अच्छा, हम अंडरस्टैंड. लोग यहाँ पे थोड़ा दिन चिल्लाएंगे फिर भूल जाएंगे. अभी जैसे निर्भया का केस हुआ 2012 में, कैंडल मार्चेस हुए, सेम सिचुएशन था. कुछ बदला? कुछ भी नहीं बदला. सिचुएशन वर्स्ट हो गई है. इन 2012, एज पर द नेशनल क्राइम ब्यूरो, 90 to 95 women in a day were raped in this country. Oh. Today, if you check the National Crime Bureau, 120 to 30 women per day are raped. मतलब ये तो बढ़ गया. ये बढ़ गया है. और ये क्यों बढ़ा है, इस पे फोकस करना चाहिए. ये नहीं कि कैंडल मार्च करना चाहिए. हाँ, 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 ठीक है, आप प्रोटेस्ट करो, मना नहीं कर रही हूँ. मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब लोग कहते हैं, सिंपल भाषा में बताती हूँ, माइंडसेट चेंज होना ज़रूरी है, ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है. आप बोलते हो लड़की को कि बेटा तू 9-10 बजे से पहले घर आ जा, हाँ, सोसाइटी सेफ नहीं है. आई विश कि इंडिया में ऐसी सिचुएशन आए कि माँ बाप अपने लड़के को बोले, बेटा तू 9 बजे घर आ जा, तो दूसरों की बेटियाँ सुरक्षित Safe रहेगी. रहेगी. द टाइम इज हियर व्हेन यू हैव टू टीच इक्वालिटी टू मेन, नॉट ओनली टू वुमेन. अच्छा, सो दैट इज द थिंग दैट योर माइंडसेट हैज टू चेंज. करेक्ट. अच्छा, आपने एक फेमस PIL फाइल किया था AIB के ऊपर, जी. तो थोड़ा उसके बारे में आप बताओगे क्या था वो? क्योंकि वो शो मैंने भी बहुत देखा था और पर्सनली आई एंजॉयड अ लॉट. भले वो कितना भी वल्गैरिटी था या क्या भी था, जो भी था, बट मज़ा आ रहा था. वो रोस्टिंग चलता था तो बहुत अच्छा था. और आई थिंक जहाँ तक मैंने सुना था कि वो शो से जो भी फंड रेज वो लोग करने वाले थे, वो लोग वो चैरिटी में यूज़ करने वाले थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. अच्छा. तो मैंने ऐसा सुना था कि इस पर्पस के लिए वो लोग कर रहे, और जो भी वो लोग रोस्टिंग करवाने आ रहे या जिसका भी रोस्टिंग कर रहे वो विलिंगली आ रहे. तो भाई कोई हार्ड फीलिंग्स लेके नहीं जाने वाला है वहाँ से.
तो आपने वो शो के ऊपर PIL फाइल किया और उसका कंक्लूजन फिर क्या आया? ओके, तो आप मन ही मन मुझे गाली देते होंगे कि अरे अरे यही है वो जिन्होंने अच्छे खासे शो पे किया। नहीं, बट मुझे तो बहुत पर्सनली मजा आ रहा था। बट जब ये मैंने पढ़ा कि एक PIL फाइल PIL हुआ फाइल है। हुआ है और शो को बंद करवाया, तो मैं एकदम सरप्राइज था कि मतलब क्या प्रॉब्लम ऐसा हो गया, क्या ऐसा हुआ? क्या हो गया। तो मुझे आज पता चला कि अच्छा वो आप ही हो। मैं ही हूँ, यही है वो। ओके, तो ये जो रोस्ट शो था, AIB रोस्ट शो, ये पहले वर्ली में वहाँ सेंटर पे उन्होंने किया था। ओके, Okay. इट वाज करण जौहर एंड द टीम, अर्जुन अर्जुन कपूर, I think कपूर, रणवीर करण सिंह, जौहर हाँ। एंड काफ़ी लोग थे, रणवीर सिंह एंड ऑल। सो इट वाज इन द क्लोज्ड हॉल। सो अच्छा। अगर आपको देखना है तो आप टिकट लेके चले गए तो दैट इज़ ओके, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बराबर है। क्लोज्ड हॉल में जो भी हो रहा है वो आप परमिशन खुद को दे रहे हैं, टिकट ले रहे हैं, इट्स योर चॉइस। बट उसके बाद वो यूट्यूब पे अपलोड हो गया। ओके। ठीक है, अब ये शो, अब एज अ टीचर मैं तो इन सारी चीज़ों से बहुत कोसों दूर रहती हूँ। हाँ। मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा कोई शो हुआ है, कोई यूट्यूब पे आया है। Right. आई हैड नो आइडिया। एक कोइंसिडेंस हुआ कि एक फ्रेंड है, उन्होंने कॉल किया कि मैडम एक ऐसा ऐसा शो हुआ है और जो यूट्यूब पे है और बहुत ही वाहियात सी भाषा है और ये संस्कृति के खिलाफ है, तो हमें इसका FIR दर्ज कराना है। अच्छा। तो क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं? तो मैंने उनको बताया कि आप ऐसे लॉयर के पास चले जाइए और FIR कर दीजिए। तो उस वक्त मुझे पता चला कि ऐसा कुछ यूट्यूब पे है। ओके। अब माई क्यूरियोसिटी वॉज अवेकन कि ये क्या है भाई, ये बंदा देखना संस्कृति चाहिए। के खिलाफ जा रहा है। सो फिर उसी दिन कोइंसिडेंटली मेरा कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर था ओके। और मैं फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड Freedom of speech एक्सप्रेशन and पढ़ा रही थी, expression. आर्टिकल 19(1)A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 4 डिवीजन में लेक्चर था और एक एक करके चारों डिविजन्स में गई और ये शो के बारे में मैंने डिस्कस किया। ओके। सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि यंगस्टर्स को क्या फीलिंग है, डू दे वांट सच शोज टू गो और डू दे इवन से दैट इट्स नॉट करेक्ट। तो मैंने पूछा तो कुछ स्टूडेंट्स बोले मैम मस्त है, रोस्ट शो है। मेरे जैसे लोग। US में UK में तो रोस्ट चलता है एंड इट्स गुड। ओके, फिर दूसरे, अब क्लास में भी क्या होता है, बिकॉज वी हैव अ 3-year लॉ कोर्स, वी हैव एज ग्रुप ऑफ एल्डर स्टूडेंट्स। राइट। सो वहाँ डिवाइड आ जाता है। जो 20-25 साल वाले बच्चे हैं, दे ऑफ कोर्स सेड ओ इट्स लवली, इट्स वंडरफुल, इट्स मजा मैडम। हाँ। बट जो एल्डर वाले हैं लाइक अबव 40-50, दे सेड मैडम ये तो बहुत ही गंदी भाषा का Correct, इस्तेमाल हुआ है और अभी यूट्यूब पे आ गया है तो कोई भी देख कोई भी लेता देखेगा। है। सो देन आई थॉट ओके, आई वेंट होम टू बी ऑनेस्ट, शेयरिंग इन डिटेल। मैं नॉर्मली 10 बजे घर जाती हूँ, उस वक्त हमारे लेक्चर्स 9 बजे तक हुआ करते थे। और घर जाने के बाद मैंने सोचा कि मैं देख ही लूँ, अब इतना सब जब बोल रहे हैं। एंड 10:30 PM आई टोल्ड माई सन दैट यू स्लीप, आई Okay, विल मुझे देख ले। आई वॉच दिस। सो देखा मैंने एंड आई वॉज रियली शॉक्ड। अब जैसे मैंने कहा एज ग्रुप डिवाइड होता है, ऑफ कोर्स इन माय एज normally I wouldn't appreciate these kind of words. So around 1 o'clock मेरा पूरा देख के हो गया and then I started drafting it. अच्छा। So उसी दिन। उसी दिन एक skeleton बनाया और I shared it with Mr. Shyam Devani and I said sir आप देखिए please ऐसा ऐसा I want to do. So he read it, he said good and then he modified it, of course his expert opinion and next day we filed it. It was 5th of February 2015. इतना immediately? It was on very urgent basis. अच्छा। And we filed it in the court. अब सबसे मैं पहले आपको कोर्ट इंसिडेंट बताती हूँ, फिर क्यों चैलेंज किया वो बताती हूँ, बिकॉज इट हैज़ अ नेक्सस टू इट. Okay. So on the very first date, it was listed before Justice Kanade. And Mr. Shyam Devani was appearing on my behalf and Mr. Mahesh Jetmalani was appearing on behalf of the respondents. Oh, okay. So the judges said, yes, Mr. Jetmalani, what is the full form of AIB? Now genuinely they asked her, genuinely उनको तो पता नहीं पता था. नहीं था। Mr. Jetmalani says, my lord, it is all India dash dash dash. अब justice again said, what do you mean by dash dash dash? Spell it out. So Mr. Jetmalani said, my lords, it is all India. I cannot say the word in the open court. May I come in the chambers and explain? So
then my counsel, Mr. Devani, said, "My lords, he cannot even pronounce it in the open court. And he expects us to sit with the family Oh, wow. and view and watch it." So then immediately notices were issued. And upon issuing the notices, the show was off the air. अच्छा. But it was just for a span of a week or so. Then Mr. Karan Johar tendered a written apology, or the team, whoever. And then it was back on the air. It was just Okay. for a week, it was not there. अच्छा. So now the point is, see, Mr. Jethmalani could not pronounce the word. Neither can I on this open forum. correct. Neither can you. This is what is called things which go against your decency. थोड़ी देर पहले आपने कहा कि मुझे वो शो देखते वक्त बहुत मजा आया. हाँ. बट अगर मैं यहाँ आपको बोलूँ कि सर आप उसका फुल फॉर्म बताइए, आप नहीं बोल पाओगे. नहीं बोल पाओगा. Because you will feel it against your reputation in the society to Right. speak this on the public platform. That was my concern. Okay. कि जो चीज़ हम बोल नहीं पाते हैं उसको हम पब्लिक कैसे कर सकते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि पब्लिक में इसे कौन देख रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा. अच्छा. सो एज आई सेड, जब तक एक हॉल में आपने प्रोग्राम किया हमें तक कोई ठीक था. दिक्कत नहीं. बट व्हेन यू अपलोड इट ऑन द यूट्यूब एंड नोबडी फॉलोज द 18-year parameter, even children of 15-16 कोई watch भी देख YouTube. लेगा. And especially when there are film stars like Karan Johar, Ranveer Singh, Arjun Arjun Kapoor. Kapoor. So generation gets attracted. The young mind, Right. they tend to imitate. So आप filth से भरी हुई भाषा यूज कर रहे हो. ऊपर से कुछ jokes ऐसे थे, like if Preeti Zinta was in the hall right now, she would have enjoyed it as she was being dash 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 by 1,000 men. So see, this is not, you cannot make rape a comedy. All right. So for you it is comedy that if Preeti Zinta had been dash 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 by 1,000 men, what do you mean? You can't make a mockery of these things. ये okay? serious issues है, It's a right? serious issue. So you can't, I went to the extent of saying that it insults the modesty of women. Right. Like when you say, okay, if a woman is pregnant and she's not delivering, put her in an auto rickshaw and send her on Mumbai roads. 1 minute में delivery हो जाएगा. ये मजाक की बात नहीं है. You right. criticize the Mumbai potholes, but you don't link it with the maternity of a woman. Right. You know, or whatever physical postures you had on the stage with showing intimacy during sexual intercourse. You're not supposed to do that, especially when you know the classes are different. Right. आप जब 4 दीवार में बैठे हो, so you have a class जहाँ दीपिका पदुकोण बैठी है या आलिया भट्ट बैठी है, whoever. For them, using a word F dash dash is their daily thing, routine. Right. मेरे लिए तो मैं कभी प्रोनाउंस ही नहीं कर पाऊंगी बिकॉज आई विल फील इट इज अगेंस्ट माई कल्चर. Right. इट्स अगेंस्ट माई अपब्रिंगिंग. सो एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट वे. सो आप बच्चों को अगर ये दिखाओगे, नेचुरली बच्चे वही सोचेंगे, वही करेंगे. सो माई होल पॉइंट वॉज, डोंट इक्वेट इंडिया विथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. Right. Their class of having roast shows everywhere is common. For India in 2015, I believed roast shows were not common Right. and were not supposed to be given to classes. You know, you have it for a certain class, not for masses. But anyways, till now the PIL is pending. अब वो भी पेंडिंग है. वो भी pending है. Nothing much has happened about it. So मेरी prayer उसमें ये थी that the content should be monitored. I know we do not have a hold over YouTube, but still my concern was that when something goes in public, there should be some guidelines to the ministry that the content should be filtered. Right. So it's still pending, sir. वेट करते हैं कि तो कुछ आपको हो कभी जाए. वहां से कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आया करण जौहर से कि मैम आपने क्या कर दिया? नहीं कभी नहीं, नहीं ऐसा आया? तो कुछ नहीं, ऐसा अच्छा, तो कुछ okay. नहीं हुआ. अच्छा, अभी एक आपने एक रिसेंटली आई थिंक पीआईएल फाइल किया है रिलेटेड टू अटेंडेंस ऑफ द एलएलबी स्टूडेंट्स. जी. अब ये क्या है, इस पे आप कुछ बताओ. अब इसके लिए तो मनी मन सब मुझे गाली देते हैं. बट नहीं, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन ऐसा भी था कि जैसे मैंने भी लॉ कॉलेज में पढ़ाया है. ओके, तो मैंने वहाँ पे देखा है कि मैंने देखा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स है ना वहाँ पे वर्किंग होते हैं. जी. सो बेचारे जॉब पे जाते हैं, जॉब से लेट आते हैं, तो दे डोंट अटेंड कॉलेज. वो लोग सिर्फ हॉल टिकट लेने आते हैं. Correct. इससे ज़्यादा उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. Correct. तो भी आप अगर जैसे पीआईएल फाइल करके आप बताओगे अभी, तो डोंट यू थिंक ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगा उनके लिए? सो सबसे पहले तो सर
लॉ इज अ प्रोफेशनल कोर्स, ठीक है, ऑन पार विथ मेडिकल, इंजीनियरिंग, अदर कोर्सेज. वो स्टैंडर्ड बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये एजुकेशन को दिया है अंडर द लीगल एजुकेशन रूल 2008. ओके. पहले से ही ये मैंडेट है कि 75% अटेंडेंस होना चाहिए. सारे स्टूडेंट्स एडमिशन लेते वक्त अंडरटेकिंग साइन करते हैं. अच्छा. अब मुझे पढ़ाते पढ़ाते 22 साल हो गए हैं, बट 22 साल में जो डिफरेंस आया है, लाइक 2003 इफ आई रिकलेक्ट, वी हैड एटलीस्ट 50 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम. अच्छा. ओके, इन द फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर. ईयर बाय ईयर ये डेटा कम होते जा रहा है. Right. So now if you ask me, in the present academic year 15 बच्चे is the max in the first semester. क्योंकि वो नया नया जोश होता है, ठीक है, right. वो चलता है 1 महीना. उसके बाद गणपति स्टार्ट हो जाते हैं, फिर नवरात्रि स्टार्ट हो जाते हैं, फिर हमारे बच्चे गायब हो जाएंगे. थर्ड ईयर में आते आते 5-6. अच्छा. ओके, सो नाउ यू लुक एट द अदर साइड. हम हमेशा बच्चों के लिए देखते हैं कि स्टूडेंट्स का क्या है. आप थोड़ा सा टीचिंग पे फोकस कीजिए. 240 का एक बैच होता है नॉर्मली. 240 में से अगर 4 डिवीजन मिला ले तो 40 बच्चे होते हैं. ओके, 4 डिवीजन मिला के. दिस इज ऑन अ वेरी होपफुल साइड. अच्छा, ये सबसे बेस्ट साइड है. सबसे बेस्ट. आई वुड से टू बी रियलिस्टिक 20 बच्चे भी होते हैं. अच्छा. वेयर आर द 200 स्टूडेंट्स? आई एज अ टीचर पुट इन माई टाइम टू रीड, research, prepare the PowerPoints, questionnaires, whatever. Come to the classroom and I see only 4 students sitting. हम भी demotivate हो जाते हैं. Exactly the point. It is so demotivating for the teachers कि हम क्लास में आए, यहाँ 4 बच्चे हैं. More than demotivating, there is no interaction, sir. Right. See, in a law class, it's very important to have interactions. इसीलिए मैंने बहुत कोशिश की सारे प्रिंसिपल से डिस्कस करके, यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंटेशन लिख के, दैट प्लीज द रूल इज इन प्लेस, सी टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट. Right. You don't have to make a new rule. Okay. It's already there. But nobody is following it. No response, as I said. अच्छा. You will never, I mean, it's a too hopeful situation to have a reply from the university or the government. So there was no reply. Finally, I was compelled to approach the judiciary because मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है ना. मैंने यूजीसी को लेटर लिखा, बीसीआई को लिखा, यूनिवर्सिटी को लिखा, तो किसी से कोई रिप्लाई नहीं मिला. यूजीसी से हमें रिप्लाई आया. The UGC said that the applicant has a valid point and it is mandatory to implement 75% attendance as per the UGC norms. We direct the university to kindly look into it. Copy मुझे आया, university को आया. But there is no reply from the university to that effect. So I don't want to speak against BCI or university or any authority. My only point is that why aren't we implementing it? Right. So यूनिवर्सिटी का ऑर्डिनेंस है, कॉलेजेस हैव टू इम्प्लीमेंट. बट क्या दिक्कत है, अगर मेरे कॉलेज ने इम्प्लीमेंट किया तो नेक्स्ट ईयर हमारे यहाँ एडमिशंस ही नहीं होगा. वो बाकी कॉलेज में ले लेंगे ना. सो इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय ऑल लॉ कॉलेजेस यूनिफॉर्मली. राइट. नाउ कमिंग टू योर पॉइंट कि बेचारे बच्चे जो लोग जो जॉब करते हैं और LLB कर रहे हैं. सो एज आई सेड, इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स. आपको अगर जॉब के साथ करना है तो वो पॉसिबल नहीं होगा इसके आगे, क्योंकि अभी BCI के मैंडेट से, फॉर एग्जांपल हमारा कॉलेज 1:30 स्टार्ट होते हैं लेक्चर, शाम को 7 बजे तक. अच्छा. सो इफ यू आर वर्किंग, यू कांट वर्क मॉर्निंग 4 hours ना. राइट. सो यू हैव टू अटेंड लेक्चर्स एंड द सिचुएशन कि सिर्फ हॉल टिकट लेने भैया आ रहे हैं, गलत है ना. गलत है. बिकॉज एज अ स्टूडेंट यू आर सपोज टू. उसका आफ्टर इफेक्ट क्या है मैं आपको बताती हूँ. जो स्टूडेंट सिर्फ हॉल टिकट लेने आते हैं, उनको आप LLB पास होने के बाद सिर्फ LLB का फुल फॉर्म ही पूछ लीजिए, वो भी नहीं पता होगा. वो भी नहीं पता होता है. राइट. आप बाकी कुछ मत पूछिए, LLB का. मत पूछिए कि बेल किस सिचुएशन में ली जाती है, चेंबर समन्स क्या होता है, PIL क्या होता है, कुछ मत पूछिए. सिर्फ बोलिए भैया LLB का फुल फॉर्म बता. राइट. आई कैन बेट ऑन इट, दे डू नॉट नो. दे विल गिव यू लॉर्ड्स ऑफ लास्ट बेंच का रिप्लाई, LLB. So my point is, if students attend lectures, there will be more interaction, there will be more exchange of knowledge and information. आपको AI पे जो मिल रहा है वो information है, knowledge नहीं है. Right. So that's the difference which this generation needs to understand. Attendance is mandatory. It should be followed. Rather, I would say, if students attend more lectures,
टीचर्स विल बी पुट टू अ टास्क. अभी क्या होता है, टीचर्स भी 20 साल से जो पढ़ा रहे हैं वही आके क्लास में बोल के चले जाते हैं. अगर हमारे क्लास में सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं, if somebody asks, ma'am, yesterday's decision in the Supreme Court, this was said, what is your opinion about it? Right. The teacher has to be well read. मैं भी प्रिपेयर होके जाऊंगा. Exactly the point. So that is how, it will improve teaching, learning both. And since the colleges were not implementing the attendance, मैं गई जुडिशरी के पास. अभी नोटिस इशू हो चुकी है. यूजीसी ने अपना रिप्लाई फाइल किया है. बीसीआई और हमारी यूनिवर्सिटी का बाकी है. सो द लास्ट डेट, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट डायरेक्टेड BCI and university to file the reply. Now it is listed for 28th of November. 28th of November को. Okay. अभी देखते हैं क्या होता है. All the best for that. Thank और you. I think आप कर ही लोगे 75% attendance. Okay. अच्छा, अभी जैसे जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो लॉ करते हैं, तो वो लोग है ना, जब सिलेबस देखते हैं तो काफ़ी सारे सब सिलेबस में हम लोग जब देखते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी है कि यार ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग. इसका तो यूज़ क्या है. आपको ऐसा कोई 3 years या 5 years में ऐसा कोई सब्जेक्ट या कोई पार्ट या कोई टॉपिक ऐसा लगता है जो प्रैक्टिकल लाइफ में काम का नहीं है बट एक सिलेबस के नाम पे रखा है, और ऐसी कोई चीज़ जो आपको लगता है ये इम्प्लीमेंट होनी चाहिए जो सिलेबस में मिसिंग है आज? जी. सो कैसा है सर, हमारा मुंबई यूनिवर्सिटी का सिलेबस 20 साल से चेंज नहीं हुआ था. ओके. सो 2022 में मैंने लेटर लिखा बोर्ड ऑफ स्टडीज़ को दैट वी नीड टू इंक्लूड वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रैक्टिस, जैसे पॉक्सो. ओके. जैसे ही प्रैक्टिस बच्चे स्टार्ट करते हैं, फॉर देम पॉक्सो इज़ अ वेरी गुड मनी मिंटिंग एक्ट. अच्छा. बहुत केसेस आते हैं बिकॉज उसमें बच्चे फंसे होते हैं, प्रेशर होता है, तो पैसा भी क्लाइंट से फटाफट निकल आता है. वो हमारे एक्ट में था ही नहीं. अच्छा. साइबर क्राइम्स हमारे एक्ट में है ही नहीं. साइबर लॉज. फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हमारे सिलेबस में था ही नहीं. सो ये सारी चीज़ें हमने सोच के फिर आई रोट अ लेटर एंड ऑफ कोर्स द अथॉरिटीज़ वर काइंड इनफ टू इमीडिएटली से लेट्स रिवाइज द सिलेबस. सो वी रिवाइज्ड इट इन 2022. मैं ही कमिटी हेड कर रही थी. आई वाज द कन्वीनर फॉर द सिलेबस रिविजन, और 60 टीचर्स कमिटी मेरे अंडर करके हमने वो सिलेबस चेंज किया. उस वक्त मुझे ये लगा था, जो अभी आपने पूछा, कि अगर हम CRPC पढ़ा रहे हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो अभी BNSS हो गया है, हम पॉक्सो नहीं पढ़ा रहे, हम प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट पढ़ा रहे थे, जो अभी कुछ काम का नहीं है. वेरी रेयरली इट वुड बी ऑफ यूज. सो पॉक्सो इंक्लूड किया. हम फैमिली लॉ पढ़ा रहे 1 and 2, बट हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट नहीं पढ़ा रहे, जबकि केसेस किस चीज़ की आती है, डोमेस्टिक वायलेंस के. फिर हम लेबर लॉ पढ़ा रहे हैं, बट उसमें हम रिसेंट कुछ नहीं पढ़ाते. तो अब तो लेबर कोड चेंज हो गया है, तो अभी रिसेंट इम्प्लीमेंट है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ाते हैं, बट मोटर व्हीकल एक्सीडेंट एक्ट नहीं पढ़ाते हैं. केसेस ज़्यादा क्या आती है, एक्सीडेंट केसेस. सो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें थी. एट प्रेजेंट आई फील द सिलेबस इज़ गुड टू गो. सिर्फ 1-2 चीज़ें हैं, जैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स. iOS जो सब्जेक्ट है, BCI के डायरेक्शन से वो सब्जेक्ट सिलेबस से निकाल दिया है. अच्छा. मेरा ये कहना है, अगर लॉ स्टूडेंट्स को लॉ का इंटरप्रिटेशन ही नहीं आया, वो आर्ग्यू क्या करेंगे? सी, द लॉ इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटिंग द लॉ, देन आर्ग्यूइंग इट. So now the BCI has deleted that, and I have already written a letter to the BCI that kindly reinstate iOS. You cannot have a lawyer without studying interpretation of statutes. So ऐसे है. फिर टैक्सेशन अभी BCI ने कंपलसरी कर दिया है, जो मुझे लगता है नहीं होना चाहिए था. क्योंकि अगर मैं स्टूडेंट होती तो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है ना टैक्सेशन में. हाँ, करेक्ट. लॉ स्टूडेंट को जनरली नहीं होता तो है मुझे क्यों कंपेल कर रहे हो टैक्सेशन पढ़ने के लिए? आई थिंक उसमें GST भी है. हाँ, लास्ट ईयर तक वो ऑप्शनल सब्जेक्ट था. अच्छा. अभी वो कंपलसरी हो गया है. ओके. सो एज आई सेड ना, नॉट नेसेसरी एवरीबडी विल बी इंटरेस्टेड. तो ऐसी 2-4 चीजें हैं जो चेंज होनी चाहिए अभी भी. अच्छा. ओके. अभी जो आजकल का जनरेशन है, जो आपके अंडर भी पढ़ के जो लॉयर्स बन रहे, तो आप उनको क्या ऐसा कोई 3 टिप्स दोगे या कुछ एडवाइस कि हाउ टू बिकम अ गुड लॉयर? मतलब क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? ओके. सबसे पहला एडवाइस तो लेक्चर्स अटेंड कीजिए जो मेरा PIL है. बिकॉज अगर आप अटेंड नहीं करोगे ना, एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा किसी टॉपिक का. से फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टॉपिक जूरिस्प्रूडेंस का पढ़ लिया, जो लीगल थियोरी है.
आपको नहीं समझ आता है पढ़ के, लेकिन अगर टीचर एक्सप्लेन करती है तो आपको ज़रूर समझ आता है। अच्छा ये भी है स्टूडेंट्स का कि अरे टीचर ही अच्छी नहीं है। हाँ, ये बहुत कॉमन है ना? हाँ, अरे right. क्यों अटेंड करे, वो तो बैरक पढ़ रही है, वो तो मैं घर जाके भी पढ़ सकता हूँ। सो आई अग्री विद दैट। इफ दैट इज द केस, प्लीज मेक अ पॉइंट दैट यू गो एंड अप्रोच द टीचर। आप लॉ स्टूडेंट हो, आप में उतना करेज तो होना चाहिए कि आप टीचर के पास जाओ, टीचर को बोलो मैम आई हैव नॉट अंडरस्टूड। अगर टीचर नहीं इम्प्रूव होती है, प्रिंसिपल के पास जाओ। राइट। अगर आप बोलते हो कि नहीं कंप्लेन किया तो टीचर इंटरनल में मार्क्स कम देगी, गलत सोचते हो। Then you don't have the spirit to fight. If you can't fight for yourself, how will you fight for your clients? Right. Okay. Yeah. So the first thing is students must attend lectures. The second thing is don't look at LLB as a course कि चल ना एग्जाम दे दिया पास हो जाएंगे। ये बहुत कॉमन एटीट्यूड है। गलत एटीट्यूड है सर। आप देखिए जो स्टूडेंट्स अभी नेशनल लॉ स्कूल के बच्चे हैं, you just compare them with our normal 3-year law course. Okay. National law schools children have, of course, 75% attendance है. They study through in and out for the entire course. They do the mandatory internships as they are told to during vacations. So look at them when they come and argue. They are already polished lawyers. अच्छा। हमारे बच्चों को देखिए, एक कॉन्सेप्ट पूछो आप इंटर्नशिप्स में, उनको नहीं आता है। So unless you attend, unless you study, you can't become a good lawyer. और आप एक दिन में बैठोगे शिरवई का बुक लेके, आप नहीं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे। आपको टाइम दिया है, 2 सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के अभी, 2 सेमेस्टर पढ़ो उसको तो समझेगा। सो पढ़ना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करके भी हम पास तो हो जाओगे, ठीक है, बट हाउ आर यू पासिंग? ओनली विथ पासिंग मार्क्स और विथ सम नॉलेज ऑफ लॉ? Secondly, I will also like to say the law students must have integrity and empathy as an ingredient apart from being knowledgeable to become a lawyer. आज की जनरेशन में इतना मटेरियलिज्म है कि आप सिर्फ ये सोचते हो कि LLB करके पास होना है, फिर पापा के रेफरेंस से किसी कॉर्पोरेट में लगना है, फिर अपन आगे देख लेंगे। And then once you become a lawyer, all you want to do is to become a associate partner, then a partner, and then the owner or wo director, whatever. With that, sometimes think, are you a good human being? Have you given back to the society with law? Right. You know, these days, sadly, children don't give back to the family. So society तो सोसाइटी को बहुत दूर की बात हो गई, बट फिर भी मैं ये कोशिश करती हूँ, मैं जहाँ भी जाती हूँ, let's make a try, let's make an attempt, because I always tell my students, when you sit in the LLB class, you are here because you have worked very sincerely in your school. बताइए, आप सुबह स्कूल होती थी 7 बजे या 12 बजे, जो भी टाइम, आप जाते थे स्कूल, आपको अटेंडेंस कंपलसरी था, एब्सेंट हुआ तो रिमार्क आता था, एक टेक्स्ट बुक नोटबुक भूल गए तो आपको रिमार्क आता था। लॉ कॉलेज में आके देखिए सर, पेन पेंसिल बुक कुछ नहीं, हम बस आ गए हैं बैठने क्लास में। मैंने तो यहाँ तक देखा मेरे क्लास में कुछ लोग फोन में नोट्स टाइप करते हैं। सर ये पढ़ने में इजी हो जाएगा। सो see, to be technology friendly, I wouldn't say it is wrong to take notes on mobile. ठीक है, आप iPad लाओ, मोबाइल लाओ, बट नोट्स लो। आजकल तो नोट्स भी नहीं लेते, इनकी तो AI की मेमोरी है कि टीचर ने 6 महीने पहले जो बोला हमें याद है। So I always tell them, look at the discipline you had in the first 10 years of your education. If you continue with the same discipline in life, you will reach somewhere else. So the point is integrity, empathy, discipline, and patience. Okay. 4 things. Then comes your hard work. Okay. बहुत ज़रूरी है. If you want to become a good lawyer, club this, make it a complete ingredient to give you the delicious dish of your success. Oh, okay. That's how we'll lead. Great. Okay. So the next question is कि एक जैसे कंसेप्ट होता है कि भाई कोई भी स्टूडेंट्स है ना, जब LLB करता है तो अपना नेटवर्क कैसे डेवलप करेगा? क्योंकि आज मैं LLB तो कर लेता हूँ, बट मुझे मेरे क्लास के भी लोग हार्डली जानते हैं, क्योंकि वो लोग खुद आते नहीं है। तो मैं आगे जाके कैसे अपना नेटवर्किंग डेवलप करूँ, तो उसके ऊपर आप मतलब क्या सजेशन दोगे स्टूडेंट्स को? हाँ, नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है सर अपनी फील्ड के लिए, रादर फॉर एनी फील्ड, बट लॉ और मेडिसिन ये 2 के लिए तो आपका जो करियर चलता है नेटवर्किंग पे, स्पेशली इफ यू आर अ प्रैक्टिसिंग लिटिगेशन लॉयर। सो फर्स्ट थिंग इज
बी वेरी क्लोज टू द एलुमनाई ऑफ द इंस्टीट्यूट. आप जब LLB करते हो, अब ये सब कब आता है? जब आप क्लास में आओगे. पॉइंट यहीं से स्टार्ट होता है सर. घूम फिर के हम अटेंडेंस पे आ रहे हैं. तो आप क्लास में आओगे तो ही आप इवेंट्स में पार्टिसिपेट करोगे. कॉलेज की बहुत एक्टिविटीज होती है, तो वो एक्टिविटीज में जैसे मूड कोर्ट है. सी मूड कोर्ट जज करने के लिए सारे सीनियर्स को बुलाया जाता है. मे बी 2 years pass out, 3 years, अगर नेशनल है तो 5 years, 10 years. So you get an opportunity to interact with them. You interact with them, take the contact, build it up. How do you build up? Try and go for internship to that office. Request your faculties. Faculties करने के लिए ready है, but आपको कॉलेज आना है उसके लिए. कॉलेज आना. Correct? Right. Internships करो. Internship में आपका रिलेशन ऐसे रखो कि बाकी जो कलीग्स है, सीनियर्स है, उनसे रिलेशन बिल्ड करो. आफ्टर दैट यू हैव सोशल मीडिया एट योर फिंगर टिप्स दीज डेज. लिंक्डइन पे जाइए. बट मैं ये कहती हूँ कि आजकल इसमें ज़्यादा क्रेज नहीं करो कि कितने फ्रेंड्स का लिस्ट है, फॉलोअर्स कितने हैं इंस्टा पे. वो नहीं है. सी इट इज़ नॉट नेसेसरी टू सी हाउ मेनी पीपल हैव सीन माई पोस्ट. दैट इज़ व्हाट चिल्ड्रन डू. सारे स्टूडेंट्स आजकल वही करते हैं, कितने लाइक्स है, हाँ कितने लाइक्स है, किसने मेरा पोस्ट व्यू किया. अच्छा 200 ने व्यू किया बट 150 ही लाइक आए. 50 के तो टाइम भी नहीं है. So I believe that the way of thinking is different. You should not climb the mountain to show the world. Right. You should climb the mountain to see the world. आप दुनिया देखिए ना. Right. आपको दिखाना थोड़ी है कि भैया हम पहाड़ चढ़ के आ गए. ऊपर चढ़े हो तो दुनिया देखो. So that way, if you have a friend list or you have a contact list, build it up. It's not important how long contact list you have. It is important how many contacts you actually have. Right, okay. List तो मेरे पास 1000 की होगी, बट उनमें से कितने लोगों के कांटेक्ट में हूँ. घर पे मम्मी पापा के कांटेक्ट में नहीं रहते हैं. हाँ, correct. Yeah. So when will you be in contact with people? So you have to maintain the contact. दिवाली विशेस भेजिए, बर्थडे विशेस भेजिए, in between कभी कोर्ट में जाके मिलिए. So maintaining relations is the key to building network. Okay. अच्छा, जैसे आपने बोला मूड कोर्ट, क्या मूड कोर्ट सच में हेल्प करता है कि ये खाली बस एक ऐसी चीज़ है कि भाई हाँ कोर्स में है तो करवाना पड़ता है? बिकॉज व्हेन आई वाज डूइंग LLB, ऑनेस्टली मुझे कोई बोलता था ना मूड कोर्ट में पार्टिसिपेट करो, मुझे बहुत बोरिंग लगता था कि यार क्या ये सब क्यों करना है. बट क्या ये सच में हेल्पफुल है स्टूडेंट्स के लिए? हाँ सर, इट इज़ वेरी हेल्पफुल. ओके. सी पहले तो इतना मैंडेटरी नहीं था. जिसको जाना है वो मूड कोर्ट के लिए जाते थे. बट नाउ विद द न्यू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इट इज़ कंपल्सरी फॉर स्टूडेंट्स टू डू मूड कोर्ट. अच्छा. सो मूड कोर्ट में ये होता है सबसे पहले कि बच्चे सिंसियरली पढ़ते हैं, बिकॉज यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू डू रिसर्च. राइट. इन नॉर्मल क्लासरूम नोबडी कंपेल्स यू टू स्पीक. एंड व्हाट इज अमेजिंग अबाउट मूड कोर्ट इज यू गेन द करेज to face the judge. So you do your research, you polish yourself in argument. So if you are going to go into litigation, you must do minimum 10 moot courts in the 3 years of your course. Okay. If it's 5 years, I would suggest 15 moot courts. Achha. Do 3, 4 moot courts in a year. That's how you will improve. You gain courage. See, in law, if it is 100 as a number, I would say 60 to 65% is your presentation skill. Your advocacy skill. The remaining is your drafting skill. अच्छा. So मूड कोर्ट में क्या होता है, दोनों चीज़ें होती है. आपको ड्राफ्टिंग भी करनी होती है मेमोरियल की और आपको केस प्रेजेंट भी करना होता है. सो मूड कोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव यू द बूस्ट एंड द कॉन्फिडेंस टू स्पीक बिफोर द जज. राइट. अच्छा, अभी जैसे LLB की फील्ड में, लॉयर की फील्ड में ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बट अब जैसे AI आ गया है तो कोई ड्राफ्ट क्यों करेगा? मतलब AI पे डालो, सब चीज़ें मिल जाएगी. और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि मैं भी जब काम करता था तो हम लोग क्या करते थे, फॉर्मेट्स ढूंढ लेते थे. हाँ. फिर उसमें एडिटिंग कर करके बन गया अपना ड्राफ्ट. तो AI कितना मतलब इम्पॉर्टेंट है और क्या AI यूज़ करना चाहिए ड्राफ्टिंग के लिए? आपका क्या ओपिनियन है इस पे? सो AI तो इतना यूज़ होता है सर. आप तो ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं. लास्ट मंथ एक इवेंट था और काफ़ी सारे स्टूडेंट आ नहीं पाए, तो हमारा ग्रुप है उसमें जो अपोलॉजी वाले मैसेजेस आए ना वो भी AI से लिए हुए थे क्योंकि 20 स्टूडेंट के मैसेजेस डिट्टो थे, यू नो. सो उस हद तक बच्चे AI यूज कर रहे हैं. फॉर अ 4 लाइन मैसेज आल्सो दे नीड उसमें भी AI यूज कर रहे हैं. सो सी AI इज अ वेरी गुड इन्वेंशन ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी व्हिच helps students to understand the information. Now how far can we use it?
आप यूज़ कर सकते हो, यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट एक ध्यान रखिए कि वो यूज़ करते हुए अपनी क्रिएटिविटी किल मत कीजिए. अच्छा, हाँ. You know what I feel is AI as a tool is somewhere harming the complete creativity of lawyers. आप जजमेंट्स ले लीजिए, उसमें से इम्पोर्टेंस ले लीजिए, बट खुद की क्रिएटिविटी का जो टच होता है वो ज़रूर डालिए. सो स्टूडेंट्स अभी प्रोजेक्ट्स हम लोग देते हैं, दे यूज़ AI, वी नो दैट, वी अंडरस्टैंड, बट मेरा कहना सिर्फ इतना होता है कि आइडिया वहाँ से ले लीजिए, थोड़ा अपना उसमें डेवलप करके लिखिए, वर्ड टू वर्ड, लैंडस्केप, होराइजन, ये सब वर्ड भी आप कॉपी कर रहे हो. यू कैन गेट अ हेल्पिंग हैंड फ्रॉम AI, बट यूज योर ब्रेन्स, अदरवाइज योर ब्रेन विल रस्ट वन डे. इतना अगर टेक्नोलॉजी पे डिपेंड कर रहे हैं. सी AI कैन नेवर रिप्लेस लॉयर्स, लेट मी टेल यू. अच्छा. पीपल आर सेइंग दैट AI विल रिप्लेस लॉयर्स, AI ही आर्ग्यू करेगा, लॉयर्स की जरूरत ही नहीं रहेगी. AI gives you information what you ask for. हाँ, Correct? right. अब मान लीजिए अगर मैंने लिखा give me 10 landmark judgments of Supreme Court on say euthanasia, लिख दिया, वो आपको उतना ही देगा. उसका रिसर्च जो फर्दर है वो तो आपको करना है, हमको ही करना पड़ेगा. और what you want to say on that, you have to write. You can't ask AI tell me what should I say about it. How? That AI will reply, but Right. what AI thinks, not what you think. Right. So creativity of a lawyer can never be replaced by AI. AI is a tool to assist, which we should use only to that extent. Okay. That's what I feel. अच्छा, एक ऑफ द ट्रैक मेरा क्वेश्चन है जो मुझे पूछना है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू. जैसे यूथनेशिया है जी, तो उसके ऊपर भी काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, और जहाँ तक मैंने सुना था कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी अभी तक डिसीजन पेंडिंग है. तो मतलब ये क्या है और क्यों ये इस पे इतना कंट्रोवर्सी, और क्यों अब तक जजमेंट नहीं आया उस पर? ओके. सो यूथनेशिया सर मेरा PhD का थीसिस है. ओके. So I've done my doctorate on euthanasia, right to die with dignity in rarest of the rare cases, of course only in terminal illness. सबसे पहले तो लोगों को ये समझना ज़रूरी है, यूथनेशिया डजंट मीन सुसाइड. हाँ. इट नेसेसरीली डजंट मीन मर्सी किलिंग, एंड यूथनेशिया इज नो कॉन्सेप्ट फॉर पीपल हु आर हेल्दी. अच्छा. ओके, ऐसा कुछ नहीं है. जब हम बोलते हैं राइट टू डाई अंडर यूथनेशिया, इट डजंट मीन एनी एंड एवरी पर्सन कैन से मुझे यूथनेशिया चाहिए. वरना तो लोग बोलेंगे अरे मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के गई, मैं तो 12th में फेल हो गया, मेरे को यूथनेशिया चाहिए. No. So the very first thing is, it is only for people who are in terminal illness. It's a Greek word which means a good death and a dignified death. So in India, position abhi aisa hai. 2011 में when Aruna Shanbag's case came up, right, everybody knows that case. That time, Mrs. Pinky Virani, who had filed the public interest litigation to say that euthanasia should be legalized, the Supreme Court had asked KEM Hospital to give their report on what should be done with Aruna, and KEM Hospital gave the report that we don't want euthanasia. That time Supreme Court held that passive euthanasia is legalized in India. Okay. So दो चीज़ें होती है, active and passive. Okay. Active euthanasia means when you actively help somebody to die. अच्छा. You can word it the other way, help somebody or you kill somebody. But I don't word it that way. I'm a strong proponent of euthanasia. In my thesis, मैंने मॉडल बिल भी बनाया है euthanasia के लिए. So I'm for it. But in 2011, Supreme Court said only passive euthanasia. Passive euthanasia means when you remove the life support system. Right. जैसे अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो आप सिर्फ वेंटिलेटर बंद कर देते हो. बराबर है. So you allow the patient to die. Now 2011 के बाद 2018 में कॉमन कॉज केस फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट में, which spoke about living wills. So the recent law in India. Now, in euthanasia, if a person in India, we don't have active euthanasia, we have only passive. But say for example, मान लीजिए मैं आज अच्छी खासी आपसे बात कर रही हूँ, 5-6 साल बाद किसी कारण मैं कोमा में गई, और मैंने हमेशा ये कहा है कि मुझे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे नहीं जिंदा रहना है. अच्छा. उस वक्त अगर मेरे बच्चे डॉक्टर को ये बात बताते हैं तो द डॉक्टर विल नॉट अग्री फॉर इट. राइट. ओके. सो इसके लिए एक डॉक्यूमेंट है लिविंग विल, जैसे हमारा मृत्यु पत्र होता है, जिसमें हम हमारी प्रॉपर्टी लिख के चले जाते हैं, जो हमारे मरने के बाद एग्जीक्यूट होता है. लिविंग विल इज समथिंग विच यू राइट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर हेल्थ.
that what treatment do you want, medical treatment. अच्छा, okay. So this is known as a advance directive. Many countries have legalized. In India, the debate was going on since 2018. Okay. Finally, 2023 में, January 23, the Supreme Court said living wills are legalized in India. Any human being who is in his good senses, sound mind, he or she can write a living will, which can be respected, executed when the person is in need of. Okay. So I have done my living will in January 23. As soon as the decision came out. मेरी लिविंग विल में मैंने ये लिखा है कि अगर मैं कभी कोमाटोज हो जाती हूँ या कभी वेजिटेटिव स्टेट में जाती हूँ तो मुझे कोई लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे 3 दिन से ज़्यादा नहीं रखना. अच्छा, ये आपने लिखा है? मैंने लिखा है. अगर मेरी सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली नहीं है, सो आई डोंट वांट टू बी ऑन अ लाइफ सपोर्ट सिस्टम. आई वांट माई बॉडी टू बी डोनेटेड फॉर मेडिकल रिसर्च एंड आई हैव गिवन अ कॉपी ऑफ दिस to my witnesses and to my agents. मेरे दोनों बच्चे, my daughter and my son are my agents. They have the copy. They know this is my will. I have pledged donation of my eyes, my hair, my skin, all my organs which can be used, and my entire body for medical research. Because I feel इंसान ने मरने के बाद भी लोगों के काम आना चाहिए. So that is my living will. अब 23 में जब डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट से, तो उसमें कंफ्यूजन था कि ये एग्जीक्यूट कैसे करना है. ये जेएमएफसी के पास जाएगा, उसके बाद 2 विटनेसेस, उसके बाद ये रजिस्टर हुआ. दैट वाज लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड वाज नॉट अ प्रॉपर वे. बिकॉज हम लोग बोरिवली में गए, आई स्टे एट कांदिवली, तो बोरिवली मजिस्ट्रेट से नहीं मी काय घेणार नाही, हे असं काय मला माहिती नाही. सो द मजिस्ट्रेट वाज शॉक्ड. ये क्या है, लिविंग विल क्या है, मैं नहीं लूंगा. Though I had attached the judgment. And then immediately in March 23, the Supreme Court issued directions that you don't need to go to the JMFC. You can simply get it notarized. Achha. Give a copy to the BMC. Give a copy to your doctor, who's your present physician, and to the witness and to your agents. Okay, that's it. That was done. But that still created confusion. So then recently, Mr. Nikhil Datar had filed a PIL in Bombay High Court that the system is not working properly. So how should we actually have the living wills registered? So the Supreme Court has again clarified that there will be custodians to whom you can give your copy of living will. Okay. It was just 1 month back the Supreme Court has clarified. Okay. So presently the law is, sir, we do not have active euthanasia in India. पैसिव यूथनेशिया है और लिविंग विल्स लीगलाइज हो गई है. अच्छा, जरूरत ये है कि लोगों को इसके बारे में पता चले. लोग अभी तक मृत्यु पत्र बनाने से ही डरते हैं कि उनको लगता है मरने के बाद क्या मेरे बच्चे अभी मेरी प्रॉपर्टी ना ले. लिविंग विल के लिए आई हैव सीन लॉयर्स हेजिटेटिंग टू प्रिपेयर देयर लिविंग विल्स. I feel educated people should do it. Right. So that it eases the burden on the medical fraternity. Doctors के लिए बहुत रिस्क होती है कि किसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद करना है. सपोज एक बच्चा आके कल बोला कि अरे मेरी मम्मी को तो जीना था, तुमने क्यों बंद कर दिया. You know, प्रॉपर्टी के लिए हो सकता है. So living will ease the situation. It will protect the doctors and also the other relatives. So all must register their living wills. It's an easy process. And euthanasia active has been legalized in many countries. Netherlands में है, Belgium, Canada, Germany, Spain. Many countries have active euthanasia. Achha, okay. So you just go to the doctor and you tell, these are my medical documents, I want to die. The doctor assists you to die. Okay. So that is all about euthanasia. Okay. Thank you very much, ma'am. सो ये था हमारा आज का एपिसोड जो हम लोग ने शर्मिला मैम के साथ किया. आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होगा, स्पेशली फॉर द लॉ स्टूडेंट्स, क्योंकि मैम ने काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई, काफ़ी सारे सजेशंस दिए कि लॉ स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, उनको ग्रोथ कैसे मिल सकता है, नेटवर्किंग कितना इंपॉर्टेंट है फॉर द LLB स्टूडेंट्स, मूट कोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है, PIL क्या होता है, यूथनेशिया एंड वेरियस टॉपिक्स के ऊपर आज हमने डिस्कस किया है. तो आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. तो आगे भी हम लोग ऐसे मोस्ट अमेजिंग पर्सनालिटीज़ को लेके आएंगे और आपको बहुत ज़्यादा हमारे ये सारे पॉडकास्ट से एजुकेशन फील्ड में और अदर फील्ड्स में भी हेल्प मिलेगी. तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे भी पॉडकास्ट हम डेफिनेटली लेके आएंगे. थैंक यू वेरी मच.